वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक बहुत ही इमोशनल मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है लॉकडाउन, जिसमें अनुपमा लीडिंग रोल पर है और उसी तरह से ये मूवी कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित है। मूवी देखने के बाद भाई साहब क्या बताऊँ मैं, ऐसी नौबत ऐसा सिचुएशन किसी को भी ना आए। आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कहानी की शुरुआत होती है न्यू ईयर 2020 से, जहाँ पर सारे लोग न्यू ईयर की पार्टी शार्टी करते हैं। दूसरे सीन में मूवी की हीरोइन अनीता को दिखाया जाता है। हर रोज जीवा नाम का एक बंदा अनीता के घर के पास आकर अनीता को ही देखते रहता है, मतलब वन साइड से प्यार करते रहता है, लेकिन अभी तक इसको प्रपोज नहीं किया। अनीता भी हर रोज जीवा को ऑब्जर्व करती रहती है, लेकिन एज यूजुअल से इग्नोर करने लगती है। लेकिन फिर भी जीवा हर रोज अनीता के घर के पास आकर इसको ही देखते रहता है। अपने फ्रेंड से कहने लगता है, अरे ऐसी लड़की के लिए मैं जिंदगी भर इंतजार करूंगा। खैर, अब अनीता की फैमिली के बारे में बात करें तो इसके घर में इसके मम्मी पापा, इसकी छोटी बहन और उसी तरह से इसकी दादी रहते हैं। अनीता का फादर किसी वेल्डिंग शॉप में काम करता रहता है। उसी वक्त अनीता की बेस्ट फ्रेंड सपना अनीता को कॉल करके विश करने लगती है कि अनीता हैप्पी न्यू ईयर, और उसी तरह से ये भी कहने लगती है कि इस साल तुमको जरूर जॉब मिलेगी। मतलब अनीता की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो चुकी होती है और ये जॉब की तलाश में होती है। अनीता कहने लगती है कि आज न्यू ईयर होने के बावजूद भी इसका एक छोटा सा इंटरव्यू है। तो सपना भी इसको बेस्ट ऑफ लक कहते हुए कहने लगती है कि तुमको पक्का जॉब मिल जाएगी। उसके बाद अनीता की सारी फैमिली वाले टीवी ऑन करके किसी ज्योतिष का प्रोग्राम देखने लगते हैं। वो ज्योतिष कहने लगता है कि इस साल सारे इंडियंस के लिए बहुत ही अच्छा साल रहने वाला है। उसके बाद अनीता अपना इंटरव्यू अटेंड करने के लिए किसी कंपनी पर जाती है। इंटरव्यू तो इसका अच्छा खासा जाने लगता है और उसी तरह से अनीता सेलेक्ट भी हो जाती है। लेकिन जब ये बात अपने घर वालों को बताती है तो इसके घर वाले रिजेक्ट कर देते हैं। एक्चुअली अनीता की फैमिली वालों को ये बात पसंद नहीं होती कि अनीता नाइट शिफ्ट करे, जो डे शिफ्ट हो वही जॉब करे। इस तरह अनीता काफी सारे इंटरव्यूज को अटेंड करती है, सेलेक्ट भी हो जाती है, लेकिन वहाँ पर नाइट शिफ्ट होने की वजह से इसके फैमिली वाले नहीं मानते, हर एक जॉब को रिजेक्ट करते रहते हैं। अब इसी दरमियान में काफी सारे लड़के अनीता को प्रपोज करते रहते हैं, लेकिन अनीता किसी भी बंदे के प्रपोजल को एक्सेप्ट ही नहीं करती। इसका गोल तो अलग ही होता है। और उसी तरह से अनीता किसी भी हालात से नहीं डरने वाली होती है, हर एक बंदे को मुंह तोड़ जवाब देती रहती है। एक दिन दुकान ओनर की बीवी अनीता के फादर को कॉल करने लगती है, क्योंकि ये बंदा अपना फोन पिक नहीं कर रहा होता। इस बंदे की बीवी कुछ बताने पर यह बंदा शॉक में रह जाता है। फटाफट से अनीता के फादर को लेकर पुलिस स्टेशन पर जाता है। बात यह है कि इस दुकान ओनर की बेटी ने अपने ही माँ बाप के खिलाफ कंप्लेंट कर चुकी होती है, क्योंकि वो लड़की किसी बंदे से शादी कर चुकी होती है। सो अपनी बेटी को ऐसा देखकर इन दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। मतलब वो दुकान ओनर अपनी बेटी से बहुत प्यार करता रहता है, हर एक ख्वाहिश को पूरी किया, लेकिन आज इसकी बेटी किसी बंदे से शादी कर लिया। ये माँ बाप अपनी बेटी को बहुत समझाने लगते हैं कि तुमने क्या कर दिया, समाज में हमारी नाक कटवा दी, ऐसा मत करो बेटा, वापस घर लौटाओ। लेकिन वो लड़की अपने पेरेंट्स से बहुत ही रूडली बात करने लगती है। वो बाप अपनी बेटी के पैरों पर भी गिरकर रिक्वेस्ट करने लगता है कि बेटा ऐसा मत करो बेटा। लेकिन वो लड़की तो यही कहने लगती है कि पापा अब मेरी शादी हो चुकी है, यही मेरा हस्बैंड है, इसी के साथ मैं जिंदगी गुजारूंगी। और दिखने में ऐसा लगता है कि वो लड़का कुछ रौड़ी किस्म का बंदा है, मतलब ढंग की जॉब वॉब भी नहीं होती इसके पास। हर घर आने के बाद अनीता का फादर अनीता की माँ से इसी के बारे में बात करने लगता है कि हमारा दुकान का ओनर अपनी बेटी से बहुत प्यार किया करता था, सपना लेके बैठा था कि इसकी बेटी डॉक्टर बनेगी, लेकिन उस लड़की ने तो किसी फालतू बंदे से शादी कर लिया। हमारा ओनर तो अपनी बेटी के पैरों पर ही गिर गया था। ये सारी चीजें देखकर मुझे डर लग रहा है। हमारी भी तो दोनों बेटियां हैं, तुम हमारी दोनों बेटियों पर थोड़ा नजर रखो, हमको भी थोड़ा एहतियात बरतना होगा। उसी वक्त अनीता अपने पेरेंट्स की बातें चुप चुप के सुनने लगती है और सोचने लगती है कि मैं कभी भी अपने माँ बाप का भरोसा नहीं तोड़ूंगी। दूसरे दिन अनीता अपने किसी फ्रेंड का स्टेटस देखकर उसको कॉल करने लगती है। मतलब अनीता की वो फ्रेंड ऑलरेडी जॉब कर रही होती है। ये बात कहने लगती है कि अगर तुम्हारी कंपनी में कोई वैकेंसी हो तो प्लीज मुझे भी रेफर करो ना। मेरे घर में मेरे पेरेंट्स नाइट शिफ्ट के लिए मना कर रहे हैं और उसी तरह से दूर जाने से भी मना कर रहे हैं। अनीता की फ्रेंड कहने लगती है, ठीक है, आज शाम तुम मेरे अपार्टमेंट के पास आ जाओ, हम डायरेक्ट बात करते हैं। यह होने के बाद अनीता वापस अपने घर पर आ रही होती है तो वो बंदा जीवा अनीता को फ्लावर्स देकर प्रपोज करने लगता है। अनीता कहने लगती है कि मैं भी तुमको काफी दिनों से ऑब्जर्व कर रही हूँ, लेकिन मेरे कमिटमेंट्स अलग है, प्लीज मुझे फॉलो करना बंद करो। जीवा कहने लगता है, अगर तुम हाँ बोलोगी तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मेरे घर वाले तुम्हारे घर पर आएंगे। लेकिन फिर भी अनीता नहीं मानती, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। इस तरह से वहाँ से चली जाती है। इसका जवाब सुनकर जीवा बहुत ही डिसअपॉइंट होने लगता है। उसी शाम अनीता अपने उस फ्रेंड के घर पर जाते हुए सपना को कॉल करके आज जो हुआ वो बताने लगती है कि जीवा नाम के एक बंदे ने मुझे प्रपोज किया, लेकिन मैंने
उसका प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं किया और उसी तरह से मीरा ने मुझे अपने घर पर बुलाया। लगता है मुझे इस बार जॉब लग जाएगी। मतलब अनीता हर एक छोटी सी छोटी बात इस सपना से शेयर करती रहती है। उसके बाद अनीता की वो फ्रेंड अनीता को लेकर बीच के एक पब के पास आती है। अब अनीता ने तो कभी ऐसे पब वब पर नहीं गई। अपनी फ्रेंड से पूछने लगती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो। उसके फ्रेंड कहने लगती है अरे तुमको जॉब चाहिए या नहीं। काफी सारे HRs ऐसे ही पार्टी पर मिलते हैं, लेकिन फिर भी अनीता पब के अंदर नहीं जाती, बस बीच के पास बैठी रहती है। कुछ पियक्कड़ बंदे अनीता के पास आकर छेड़खानी करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन अनीता कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती। बाद में अनीता अपने फ्रेंड सपना को कॉल करके यही बात कहने लगती है कि गेस करो मैं कहाँ पर हूँ। इस तरह से अपना लोकेशन बताने लगती है। जॉब के बारे में बात करने के लिए मीरा ने मुझे बीच के पास बुलाया और लगता है यहाँ पर कुछ लेट ही होने वाला है। तुम एक काम करो ना, मेरी माँ को कॉन्फ्रेंस में लेकर ये बता दो कि आज रात मैं तुम्हारे घर पर ही रुकूंगी, तुम्हारे घर पर कोई भी नहीं। तो उसी तरह से सपना अनीता की माँ को कॉल करके कॉन्फ्रेंस में लेती है और अनीता की माँ यही समझने लगती है कि अनीता सपना के घर में है। सो अनीता की माँ परमिशन दे देती है। उसके बाद सपना अनीता से कहने लगती है कि अब तुम अच्छे से एंजॉय करके वापस घर पर आओ। उसके बाद अनीता की वो फ्रेंड प्रदीप नाम के एक बंदे को अनीता के पास लाकर इंट्रोड्यूस करवाने लगती है और ये भी कहने लगती है कि अनीता मेरी फ्रेंड है, इसको एक अच्छी सी जॉब ढूंढो। प्रदीप कहने लगता है हाँ नेक्स्ट मंथ हमारे कंपनी में कुछ वैकेंसीज है, तुम फिक्र मत करो, तुमको जॉब मिल चुकी है। इस तरह से गुड न्यूज अनीता को सुनाने पर अनीता बहुत खुश होने लगती है। अनीता की फ्रेंड अनीता को पार्टी के अंदर लाकर इसको थोड़ा सा ड्रिंक पीने के लिए कहती है। पहले तो अनीता मना करने लगती है कि मुझे आदत नहीं, लेकिन बाकी लोग अनीता को फोर्स करने लगते हैं कि अब तो तुमको सारी चीजें आदत डाल लेनी चाहिए। अब उसी पार्टी पर जीवा का वो फ्रेंड होता है, फटाफट से जीवा को कॉल करके अनीता के बारे में बताने लगता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी जीएफ बहुत ही संस्कारी है, लेकिन यहाँ पर ये अनीता दारू पी रही है। फटाफट से तुम ही यहाँ पर आकर इस नजारे को देखो। अनीता के वो फ्रेंड्स अनीता को काफी सारी दारू पिलाने ही लगते हैं। अनीता को कुछ ज्यादा ही चढ़ जाने की वजह से कुछ उठपटांग से डांस करने लगती है। इसी दरमियान में वो जीवा भी यहाँ पर आकर अनीता को इस रूप में देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। मतलब अनीता को गलत समझने लगता है कि मैंने तो इसको बहुत ही संस्कारी लड़की समझा, लेकिन ये तो पियक्कड़ निकली। बाद में अनीता टल्ली हो जाने की वजह से अनीता की वो फ्रेंड और प्रदीप अनीता को किसी रूम में ले जाकर सुला देते हैं। वो लड़की प्रदीप को डांटने लगती है कि क्यों तुमने इस लड़की को इतना दारू पिलाया। प्रदीप भी कहने लगता है अरे मुझे क्या पता इतना जल्दी टल्ली हो जाएगी। खैर जो भी हो, ये दोनों अनीता को उस कमरे में सुलाकर वहाँ से चले जाते हैं और कमरे का दरवाजा लॉक करना भूल जाते हैं। सुबह होने के बाद अनीता वापस अपने घर पर आती है। कुछ ज्यादा ही हैंगओवर होने की वजह से सो जाती है वो। उसके बाद सीन 2 महीनों के बाद शिफ्ट होता है। वो प्रदीप एक दिन अनीता को कॉल करके कहने लगता है कि सॉरी अनीता, तुम्हारे जॉब के बारे में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अब फिलहाल हमारी कंपनी में ओपनिंग्स है, मैं तुमको रेफर करने वाला हूँ, क्या तुम रेडी हो ना। अनीता भी बहुत खुश होने लगती है। अनीता यही खुशखबरी अपनी फैमिली वालों को बताने पर इसके फैमिली वाले भी बहुत खुश होने लगते हैं। यह सुनने के बाद पहले तो इसकी माँ यही बात पूछने लगती है क्या उस कंपनी में नाइट शिफ्ट है। अनीता कहने लगती है नहीं माँ, सिर्फ डे शिफ्ट और चेन्नई में ही है। खैर दूसरे दिन अनीता की फैमिली वाले अनीता के फादर के ओनर के पास आते हैं, बस ऐसे हालचाल पूछने के लिए। उन दोनों को बहुत ही दिलासा दिलाने लगते हैं। इसी बातों ही बातों में अनीता कुछ ज्यादा ही खांसती रहती है। वो बंदा अनीता से कहने लगता है कि बेटा इतना ज्यादा खांसना ठीक नहीं, एक बार डॉक्टर के पास जाओ। सो अनीता उसी तरह से डॉक्टर के पास जाती है। वो डॉक्टर अनीता से कुछ सवालात पूछने लगती है कि कब से है खांसी, तुम्हारी हेल्थ कैसी है, क्या मेंसेस तुमको रेगुलरली आ रहे हैं या नहीं। अनीता कहने लगती है कि एक्चुअली डॉक्टर मुझे थोड़ा थायराइड प्रॉब्लम है, तो मेंसेस इरेगुलर आते ही है। वो डॉक्टर अनीता का हाथ पकड़कर चेक करके कहने लगती है थोड़ा अंदर चलो, एक और टेस्ट करना बाकी है। लेकिन अनीता उस टेस्ट के लिए मानती नहीं, फटाफट से वापस चली जाती है। घर वापस आने के बाद अनीता की माँ पूछने लगती है कि डॉक्टर ने क्या बताया। अनीता कहने लगती है अरे कुछ नहीं माँ, गले में थोड़ा इन्फेक्शन हुआ इसीलिए। अनीता को देखकर ऐसा ही लगता है कि अनीता कुछ छुपा रही है। जब आधी रात को सारे घर वाले सो जाते हैं तो अनीता चुप चुप के प्रेगनेंसी किट लेकर वॉशरूम में जाती है टेस्ट करने के लिए। तो शॉकिंगली रिजल्ट पॉजिटिव निकल कर आता है। ये देखकर अनीता के तो होश ही उड़ जाते हैं। मतलब उस डॉक्टर ने अनीता से यही कहा था कि मुझे लगता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन अनीता नहीं मानी। दूसरे दिन दोबारा कंफर्मेशन लेने के लिए हॉस्पिटल पर जाकर प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने लगती है। मतलब अब अनीता दूसरे डॉक्टर के पास जाती है। सो वो डॉक्टर अनीता का स्कैनिंग करके अनीता से कहने लगती है कि कंग्रेचुलेशंस, तुम माँ बनने वाली हो। इस तरह से स्क्रीन पर बच्चे का मूवमेंट भी दिखाने लगती है कि बच्चा हेल्थी है,
हार्ट बीट सही से चल रही है। मतलब अनीता 2 महीनों की प्रेग्नेंट होती है। अनीता उसी रात के बारे में याद करने लगती है जब वो पब पर गई थी, काफी सारी दारू पी लिया, टली हो गई थी। शायद उसी टाइम किसी ने इसके साथ अत्याचार किया होगा। अनीता को तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि इस मामले को कैसे डील करे। फटाफट से अपनी फ्रेंड सपना को कॉल करके अपने पास बुलाकर यही रिपोर्ट दिखाने पर सपना भी शॉक में रह जाती है। अनीता से पूछने लगती है कि सच सच बताओ, तुमने मुझसे क्या छुपाया? क्या तुम्हारा कोई बीएफ है? अनीता कहने लगती है, अरे सपना, मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी? मैं किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं हूँ। उस रात जब मैं पार्टी पर गई थी ना, उसी रात मेरे साथ कुछ हुआ। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे खुद नहीं पता यार। सपना कहने लगती है, चलो हम फटाफट से पुलिस स्टेशन पर चलते हैं। लेकिन अनीता मना करने लगती है कि अगर हम पुलिस स्टेशन पर चलेंगे तो ये बात मेरी मम्मी पापा को पता चलेगी। मेरी हालत को जानने के बाद मेरे मम्मी पापा तो मर ही जाएंगे। नहीं सपना, हम दोनों को ही कुछ करना होगा। सपना कहने लगती है कि वहाँ पर तो सीसीटीवी कैमरा मौजूद होगा ना, हम फुटेजेस को चेक करेंगे। अनीता कहने लगती है कि वहाँ पर 300 से भी ज्यादा लोग आए थे, पता नहीं कौन हरामी था वो। उसके बाद अनीता और सपना वही पुरानी वाली डॉक्टर के पास जाकर ये रिपोर्ट दिखाने लगते हैं। पहले तो वो डॉक्टर हल्के से डांटने लगती है कि मैंने तुमको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था, लेकिन तुमने उल्टा मुझ पर गुस्सा करके चली गई। सपना कहने लगती है कि एक्चुअली मैडम, मेरी फ्रेंड ऐसी वैसी लड़की नहीं है, सच में इसका कोई बीएफ नहीं है, प्लीज अबॉर्शन करवा दो ना। लेकिन वो डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं मानती। इवन अनीता उस डॉक्टर के पैरों पर भी गिर जाती है। डॉक्टर कहने लगती है कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो तुम लोगों की वजह से मैं जेल जा सकती हूँ। नहीं नहीं, तुम किसी और बंदे के पास जाओ। बाद में ये दोनों एक मेडिकल स्टोर पर जाकर उस बंदे से अबॉर्शन के टैबलेट्स पूछने लगते हैं। वो बंदा भी टोटली मना करने लगता है कि ऐसे टैबलेट्स यहाँ नहीं मिलेंगे। अगर ऐसे टैबलेट्स चाहिए तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, वरना मैं खामखा जेल जा सकता हूँ। वैसे भी अगर डोज इधर उधर हो गया तो जान को ही खतरा हो सकता है। इस तरह से इन दोनों को भगा देता है। बाद में ये दोनों एक और डॉक्टर के पास जाते हैं। वो डॉक्टर कहने लगती है कि जरूर मैं अबॉर्शन करूंगी, लेकिन तुम अपने पेरेंट्स को लेकर आओ। यह सुनने के बाद अनीता के तो दोबारा होश उड़ जाते हैं। कहने लगती है कि मैडम, मैं ये बात अपने पेरेंट्स के पास नहीं बता सकती, प्लीज मैडम हेल्प करिए। लेकिन फिर भी वो डॉक्टर नहीं मानती। फाइनली शाम होने के बाद सपना अनीता को उसके घर के पास ड्रॉप करती है। अनीता बहुत ही मायूस होती है। सपना इसको दिलासा दिलाने लगती है, अनीता तुम फिक्र मत करो, कल हम दोबारा ट्राई करेंगे, इस चीज को हम मैनेज कर लेंगे, तुम घर जाकर नॉर्मल से बिहेव करो बस। खैर सुबह होने के बाद टीवी में ये न्यूज चलने लगती है कि कोविड की वजह से लॉकडाउन शुरू हो गया। ऑलरेडी इंडिया में कोविड की चर्चा हो रही होती है, लेकिन केसेस ज्यादा बढ़ जाने की वजह से लॉकडाउन स्टार्ट हो जाता है। यह न्यूज सुनने के बाद अनीता यही सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं, कैसे बाहर जाऊं। सपना को कॉल करने पर सपना भी शॉक में होती है। उसके बाद अनीता अपने फोन में कुछ वीडियोस देखती रहती है कि अबॉर्शन कैसे करते हैं, क्या चीजें खानी पड़ती है। इसी दरमियान में अनीता की माँ अनीता को बुलाने लगती है, मतलब कुछ काम करने के लिए। सो अनीता अपना फोन बेड पर रखकर अपनी माँ के पास जाने लगती है। उसी वक्त अनीता की बहन अनीता का फोन लेती है। तभी ये चीज अनीता देखकर अपनी बहन के पास आकर इसको एक थप्पड़ मारकर अपना फोन छीन लेती है। इन दोनों के झगड़े को देखकर इसकी माँ यहाँ पर आकर अनीता से पूछने लगती है। अनीता कहने लगती है कि माँ, मेरे फोन में बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, अगर इसने कुछ कर दिया तो। इसकी माँ भी डांटने लगती है, क्या वो छोटी बच्ची है जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स डिलीट कर देगी, और वैसे भी तुम हमेशा फोन देखती ही रहती हो। बाद में अनीता अपने फोन में लॉक सेट कर देती है, इसके अलावा कोई भी ओपन ना कर सके। उसी रात अनीता काफी सारे पोपाइज को लेकर खाने लगती है, लेकिन जितनी भी कोशिश कर लें इसको मेंसेस ही नहीं आते। धीरे धीरे दिन बढ़ते जाते हैं। एक दिन अनीता और सपना दोबारा उसी मेडिकल स्टोर वाले बंदे से मुलाकात करके रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि भैया प्लीज हमारी मदद करो ना। अनीता अपनी प्रॉब्लम बताने लगती है कि पार्टी में किसी ने इसके साथ अत्याचार किया, इसीलिए ये प्रेग्नेंट हो गई। तो मेडिकल स्टोर वाला बंदा इन दोनों को एक डॉक्टर का नंबर देता है। सो ये दोनों उस डॉक्टर से मुलाकात करके अपनी प्रॉब्लम बताने पर वो डॉक्टर 30,000 रूपए मांगने लगता है अबॉर्शन के लिए। अनीता अपने फ्रेंड्स को कॉल करके थोड़े थोड़े पैसे जमा करने लगती है। तो फाइनली ये दोनों 20,000 रूपए जमा कर लेते हैं। वही 20,000 लेकर उस डॉक्टर के पास जाते हैं और थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो डॉक्टर मानता ही नहीं। कहने लगता है कि 30,000 पे करोगे तभी मैं सेफली अबॉर्शन करूंगा। इस तरह से वो 20,000 अपने पास रखकर बाकी 10,000 लाने के लिए कहता है। घर वापस आने के बाद अनीता उस प्रदीप को कॉल करके वो 10,000 रूपए पैसे मांगने लगती है। तो वो प्रदीप उसी तरह से जीपे करने लगता है इसको। बाद में अनीता और सपना उस डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पर कुछ कॉन्स्टेबल्स होते हैं। कहने लगते हैं कि तुम अंदर नहीं जा सकते, इस हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है ना उसको कोविड आया, इसलिए वो दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका है। तो ये सुनने के बाद इन दोनों के होश ही उड़ जाते हैं। इनके 20,000 गए और ऊपर से इन दोनों का काम भी नहीं हुआ।
सपना उस डॉक्टर को कॉल करने लगती है, लेकिन वो बंदा तो अपना फोन पिक ही नहीं करता। जब वहाँ से वापस जा रहे होते हैं तो उस डॉक्टर के पास काम करने वाला कंपाउंडर नजर आता है। वो बंदा भी कहने लगता है कि आप तुम दोनों उस 20,000 को भूल जाओ, मुझे बस 10,000 रुपए दे दो, मैं तुमको एक टैबलेट दूंगा, उस टैबलेट से तुम्हारा काम हो जाएगा। एक्चुअली कोविड का टाइम है ना, उस डॉक्टर ने बस ऐसे ही तुम लोगों से पैसे हड़पा, और वैसे भी उस हॉस्पिटल में सारे काम मैं ही तो करता हूँ। तो ये दोनों उसी तरह से वो 10,000 रुपए इस बंदे को देकर इसका फोन नंबर भी ले लेते हैं। मतलब ये बंदा शाम में आने के लिए कहता है। सो उसी शाम ये दोनों उस बंदे के एरिया के पास जाकर उसके बारे में पूछने पर वहाँ के कुछ लड़के कहने लगते हैं कि यहाँ पर ऐसा नाम का बंदा कोई रहता ही नहीं। एक और बात यह है कि उस कंपाउंडर का फोन नंबर स्विच ऑफ में होता है। मतलब वो 10,000 रुपए भी गए। अनीता घर वापस आने के बाद इसकी माँ इसको हल्के से डांटने लगती है कि इतनी देर तक कहाँ पर थी तुम, बाहर की हालत जानते हुए भी तुम बार बार बाहर क्यों जा रही हो, किससे मिलकर आ रही हो, सच बताओ। अनीता पहले से ही फ्रस्ट्रेशन में होती है। अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ मैं किसी से मिलने के लिए नहीं गई, मैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गई थी, अब तुम मेरा सर दर्द मत करो, जाओ यहाँ से। अनीता का बिहेवियर देखकर इसकी माँ झाड़ू से बहुत मारने पीटने लगती है। अनीता की बहन और उसकी दादी आकर अनीता की माँ को रोकने लगते हैं। बाद में ये सारे हालत को देखकर डिसाइड कर लेती है कि आत्महत्या कर लेगी। इस तरह से फैन से लटक जाती है। लेकिन उसी वक्त इसकी बहन देखकर बाकी लोगों को बुलाने पर अनीता की जान बच जाती है। यह सब कुछ होने के बाद अनीता की माँ अनीता के फादर के पास आकर कहने लगती है कि मुझे लगता है कि अनीता किसी लड़के से प्यार करती है, उसी से मिलने के लिए बार बार बाहर जा रही है। हमारी बगल वाली औरत ने भी एक दिन अनीता को किसी लड़के से बात करते हुए देखा। आप एक बार अनीता से बात करके पूछिए ना, आखिरकार मामला क्या है। अब बेचारी अनीता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, सारे रास्ते बंद हो चुके होते हैं इसके लिए। उसी वक्त अनीता का फादर अनीता के पास आकर पूछने लगता है कि बेटा मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, अगर तुम मर जाओगी तो हमारा क्या होगा, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर करो, क्या तुम किसी लड़के से प्यार करती हो। अनीता कहने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं है पापा, अगली बार मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगी। थोड़ी देर के बाद सपना अनीता के पास आकर डांटने लगती है, क्या तुम पागल हो चुकी हो, मैंने कहा ना हम इसको मैनेज कर लेंगे, लेकिन बीच में ये कोविड आ गया। इस तरह से अनीता को समझाने लगती है। सपना कुछ मेडिकल स्टोर्स पर जाकर टैबलेट्स के बारे में पूछने लगती है, लेकिन कहीं पर भी इसको कुछ भी टैबलेट्स ही नहीं मिलते। इस तरफ अनीता को धीरे धीरे पेट थोड़ा सा बड़ा होने लगता है। अपनी फैमिली वालों से बहुत ही मुश्किल से कवर करती रहती है। ऑलमोस्ट 4 महीनों की प्रेगनेंसी होती है इसको। एक दिन सपना अनीता को कॉल करके कहने लगती है, अनीता जिस डॉक्टर को हमने 20,000 रुपए दिया था ना, वो डॉक्टर कोविड की वजह से मर चुका है। मैंने उसके वाइफ के पास जाकर पूछा, लेकिन उसकी वाइफ टोटली मना कर रही है। एक दिन अनीता के फादर को किसी से कॉल आने पर उस बंदे से बात करके अनीता का फादर बहुत रोने लगता है। घर वाले पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। अनीता का फादर का जो ओनर होता है ना, वो और उसकी बीवी अपने गाँव पर गए थे कोविड के टाइम। तो वहाँ पर गांव वाले उन दोनों को बहुत लानतान किया कि तुम्हारी बेटी किसी के साथ भागकर शादी किया, तो वो दोनों बेइज्जती की जिंदगी ना जीते हुए आत्महत्या कर लिया। तो ये सुनने के बाद अनीता के भी होश उड़ जाते हैं कि अगर इसके बारे में इसके पेरेंट्स को पता चलेगी, शायद मेरे माँ बाप भी ऐसा करेंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत लॉकडाउन हटने के बाद वो दोनों दोबारा उसी मेडिकल स्टोर वाले बंदे से मुलाकात करके मदद मांगने लगते हैं। वो बंदा तो शॉक में रह जाता है, क्या अभी तक तुमने अबॉर्शन नहीं करवाया। अनीता और सपना जो हुआ वो बताने लगते हैं। तो वो मेडिकल स्टोर वाला बंदा एक और बंदे का नंबर देता है और ये भी कहने लगता है कि अगर उसने तुमको पूछा कि कितने महीने चल रहे हैं तो तुम सिर्फ 3 महीने बताओ। हालांकि अनीता का 5वां महीना चल रहा होता है। सो बाद में अनीता और सपना किसी दूसरी जगह पर जाकर उस बंदे को कॉल करने लगते हैं। तो शॉकिंगली वो बंदा और कोई नहीं जीवा होता है। एक्चुअली जीवा एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है। काफी सारे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टोर वाले इसकी जान पहचान में होते हैं। सो जीवा को देखकर ये दोनों छुप जाते हैं। सपना से कहने लगती है कि अगर उसको मेरे बारे में पता लग गया तो वो जरूर घर वालों को बता देगा। ऊपर से मैंने उसको डांटा भी। सपना कहने लगती है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। इस तरह से सपना खुद हेलमेट पहनकर जीवा के पास जाकर यही बात कहने लगती है। तो वो जीवा एक डॉक्टर का नंबर और एड्रेस देने लगता है और इसी तरह 50,000 रुपए रेडी करने के लिए कहता है। अनीता दोबारा पैसे एडजस्ट करने में लगी रहती है, लेकिन इस बार ज्यादा पैसे एडजस्ट नहीं होते, जिसकी वजह से अनीता अपनी माँ के सोने के बैंगल्स गिरवी पर रखकर वो पैसे हासिल कर लेती है। सो ये पैसे लेकर ये दोनों उस डॉक्टर के पास जाते हैं। सो डॉक्टर पूछने लगता है कि कितने महीने चल रहे हैं। तो अनीता झूठ कहने लगती है कि 3.5। डॉक्टर कहने लगता है कि लगता नहीं ये 3.5 का है। स्कैनिंग करके इसको खुद को दिखाने लगता है कि तो 5वां महीना चल रहा है। ऐसे टाइम पर अबॉर्शन करना मतलब बहुत ही रिस्की है। इस तरह से इनके पैसे भी वापस करने लगता है। वो डॉक्टर जीवा को कॉल करके यही बात कहने लगता है
कि तुमने तो कहा था कि उस लड़की का 3वां महीना चल रहा है, लेकिन 5वां महीना है उसका। थोड़ा रिस्की मामला है यार। जीवा कहने लगता है, अरे जाने दो, हमें क्या लेना देना। एक काम करो, 1 लाख रुपए पूछो। वो डॉक्टर उसी तरह से इन दोनों के पास आकर 1 लाख की डिमांड करने लगता है। ये अमर सुनने के बाद इन दोनों के होश उड़ जाते हैं। अब सपना उस डॉक्टर पर थोड़ा गुस्सा करने लगती है, इसमें कंप्लेंट देने की धमकी भी देने लगती है। जब इन दोनों के बीच झगड़ा चल रहा होता है, उसी वक्त अनीता का फादर अनीता को कॉल करने लगता है, लेकिन अनीता ऑलरेडी टेंस में होती है, उसका फोन काट देती है। ये देखकर अनीता की माँ यही सोचने लगती है, गई हमारी बेटी तो हाथ से गई, वो भी किसी के साथ भाग गई। बाद में अनीता उस डॉक्टर के पास आकर रिक्वेस्ट करने लगती है कि मेरी फ्रेंड थोड़ा गुस्से में आकर इधर उधर बोल दिया। डॉक्टर कहने लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करूंगा, 1 लाख नहीं 10 लाख भी दोगी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, जाओ तुम दोनों यहाँ से। अनीता इस डॉक्टर के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है, तो वो डॉक्टर अनीता की बात को मानकर अबॉर्शन के लिए रेडी करवाने लगता है। अनीता से कहने लगता है कि पहले टैबलेट इंसर्ट करके ट्राई करते हैं, अगर नहीं हुआ तो सर्जरी करना पड़ेगा। सो टैबलेट से ही ये काम हो जाता है। फाइनली शाम होने के बाद अनीता और सपना वापस अपने घर पर जाने लगते हैं। किसी जगह पर आकर अनीता बैठ जाती है। सपना कहने लगती है कि अनीता अब फिक्र करने की क्या बात है, अब तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। तो अनीता सपना को एक शॉकिंग बात बताने लगती है। उस डॉक्टर ने अनीता से सोने की मांग की, कहने लगा था अगर तुम इसी वक्त मुझे खुश करोगी तो बिना पैसों के मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, अगर तुम्हारे पास पैसे है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अनीता के पास कुछ भी ऑप्शन नहीं होता, जिसकी वजह से उस डॉक्टर की डिमांड को पूरा करने लगती है। बाद में इसका अबॉर्शन करता है। ये काम करने के बाद अनीता को खुद पर घिन आने लगती है। वो डॉक्टर जीवा को कॉल करके यही बात कहने लगता है, अरे यार आज मैंने एक जबरदस्त लड़की के साथ एंजॉय किया। तो यही सच्चाई बोलकर अनीता बहुत रोने लगती है। फाइनली डायरेक्टर एक छोटा सा मैसेज देने लगते हैं कि इस दुनिया में तुम्हारे माँ बाप के अलावा कोई भी तुम्हारा दर्द शेयर नहीं कर सकता। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।